आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों जैसे यूरोपीय संघ, आसियान और चीन पर नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए हम पहले इस बात पर चर्चा कर लें कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या मतलब है। किसे कहा जाता है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र? तो दरअसल सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का अभिप्राय उन देशों या संगठनों से है जो कि भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं, अर्थात जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो सत्ता के इन वैकल्पिक केंद्रों में पहला है यूरोप में यूरोपीय संघ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपीय देशों अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि को हुआ था। इन यूरोपीय देशों की स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका की मदद से एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था को नाम दिया गया मार्शल योजना। इस मार्शल योजना के तहत 1948 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। अब इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दरअसल इसका उद्देश्य था कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसी क्रम में आगे जाकर 1949 ईस्वी में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई। बाद में 1992 में इन तीनों को मिलाकर अर्थात यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को मिलाकर बना दिया गया यूरोपीय संघ। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ 28 देशों का संगठन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब आइए आगे हम देखते हैं कि इस यूरोपीय संघ को बनाने के उद्देश्य क्या थे, किन कारणों से यह यूरोपीय संघ गठित किया गया था। तो इस पर अगर हम गौर करें तो इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य निकल कर आते हैं। नंबर 1, समान विदेश और सुरक्षा नीति। नंबर 2, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। और नंबर 3 है एक समान मुद्रा का चलन। अब आइए हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं की। तो यूरोपीय संघ की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। नंबर 1, एक संगठन के रूप में। एक संगठन के रूप में इसका आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप है। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। इसी प्रकार यह एक विशाल राष्ट्रीय राज्य है, अर्थात अब यूरोपीय संघ काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसी प्रकार इसका अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा है। इसकी मुद्रा को यूरो कहा जाता है। 2003 में तो यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश भी की थी, पर वह सफल नहीं हो सका। यूरोपीय संघ की विशेषताओं में अब हम दूसरी विशेषता अर्थात आर्थिक विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। 2016 में यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल
घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। यूरो, जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है, वह इतनी शक्तिशाली है कि वह डॉलर के लिए खतरा हो सकती है। इसी के साथ विश्व व्यापार में साझेदारी अमेरिका से भी लगभग 3 गुनी ज्यादा है, अर्थात जितना व्यापार अमेरिका करता है उससे 3 गुना ज्यादा व्यापार यूरोपीय संघ करता है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। अब आइए हम यूरोपीय संघ की विशेषताओं में तीसरी विशेषता की बात करते हैं, जो कि है सैन्य विशेषता। यूरोपीय संघ की सैन्य विशेषताओं की अगर बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। इसके साथ साथ इसके जो 2 सदस्य देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास परमाणु हथियार भी हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में 550 परमाणु हथियार हैं। और इसके साथ ही साथ ये दोनों सदस्य देश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। हालांकि 2016 में यूरोपीय संघ को एक बड़ा झटका तब लगा जब एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने की घोषणा कर दिया, यानी कि अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। आइए अब हम सत्ता के दूसरे वैकल्पिक केंद्र आसियान के बारे में बात करते हैं। आसियान मतलब ASEAN अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके 5 संस्थापक देश रहे हैं। बाद में इस संगठन में 5 और देश ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी जुड़ गए और इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। आसियान के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना तथा क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ये इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं आसियान शैली की। दरअसल यूरोपीय संघ की तरह आसियान ने खुद को अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। आसियान ने टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके काफी यश कमाया। इसी को आसियान शैली कहा जाता है। इस तरीके के द्वारा ही आसियान सबसे तेज गति से विकास करने वाला संगठन बना। अब आइए हम देखते हैं आसियान के 3 स्तंभ। तो दरअसल आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन्हें ही आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है।
इनमें से एक है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। नंबर 1, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके कार्य हैं सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना तथा शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच अर्थात ARF की स्थापना की गई। आसियान के दूसरे स्तंभ आसियान आर्थिक समुदाय के प्रमुख कार्य हैं साझा व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक विवादों को सुलझाना। इसके अलावा आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। अब आसियान के तीसरे स्तंभ अर्थात आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय के अगर कार्यों की हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना। अब आइए हम बात करते हैं कि आसियान विजन 2020 क्या है। दरअसल आसियान विजन 2020 का मतलब है कि 2020 तक आसियान ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे प्राप्त करना है और ये लक्ष्य हैं विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना, इसके साथ साथ सभी आपसी विवादों का समाधान आपसी बातचीत से करना। यह भी आसियान विजन 2020 का मुख्य बिंदु है। अब आइए सत्ता के तीसरे वैकल्पिक केंद्र चीन की भी कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहां की आर्थिक व्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता डेंग शियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और इसके बाद 1998 में उद्योगों का। इस प्रकार उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज होती रही। व्यापार के नए कानूनों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं।
विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। धन्यवाद।